शहर बैरो में शुरू होती है, जहां हर सर्दी में 30 दिन की पोलर नाइट यानी लगातार रात रहती है और ज्यादातर बुजुर्ग और कमजोर लोगों को छोड़कर बाकी लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं। पोलर नाइट शुरू होने से एक दिन पहले शहर के पास समंदर में एक विशाल क्रूज जहाज आता है और उससे एक बेतरतीब सा आदमी उतरता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी मिशन पर आया है और कुछ डरावना होने वाला है। उसी रात शहर के कई स्लेज कुत्तों को बेरहमी से मार दिया जाता है, जिससे इस शांत शहर में खलबली मच जाती है। हर कोई अपनी उड़ान के प्लान में लगा है और इस घटना पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जब तक लोग नहीं चले जाते तब तक पुलिस ऑफिसर फ्रैंक, जो पोलर नाइट के पहले दिन पेट्रोलिंग कर रहा होता है, उसे ये भयानक नजारा नहीं दिखता। लेकिन कुत्ते के मालिक को पता ही नहीं कि ये कब हुआ और कोई सुराग न मिलने पर फ्रैंक सिर्फ यही कह पाता है कि वो कातिल को ढूंढने में मदद करेगा। एक मुसीबत ठीक से टली भी नहीं कि दूसरी आ जाती है। वो मुश्किल से पुलिस स्टेशन लौटा है कि पाइपलाइन कंपनी से एक चोरी की रिपोर्ट आती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट चोरी हो गए हैं और मजदूर गुस्से में हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन गई है। एक के बाद एक दो अजीब घटनाएं होने से फ्रैंक बेचैन हो जाता है और ठीक उसी वक्त सिग्नल स्टेशन से समस्या की सूचना आती है, जहां एक स्टाफ मेंबर ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और जैसे ही लाओबाई जांच करने उठा, लाइट अचानक बुझ गई। देखने के लिए उसने टॉर्च ली और बाहर गया। उसने एक काली परछाई देखी, लेकिन अजीब बात यह थी कि लैंड करने के बाद वो गायब हो गई और इससे पहले कि वो समझ पाता, उसके पीछे एक आदमी आ गया। फिर और लोग आए और उसे घेर लिया। ये लोग इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थे और जब उसने मदद के लिए चिल्लाया तो उसे ही सजा मिली, क्योंकि उन राक्षसों ने लाओबाई पर हमला करके उसे खा लिया। एक पब में पेट्रोलिंग करते हुए फ्रैंक ने उस आदमी को देखा जो क्रूज से उतरा था। रात को शराबबंदी होने की वजह से फ्रैंक ने देखा कि वो एक वेटर को परेशान कर रहा है। पास जाकर फ्रैंक ने सुना कि वो कच्चा मांस मांग रहा है और उसके अनजान चेहरे ने शक पैदा कर दिया। फ्रैंक उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाना चाहता था, लेकिन एंडर घमंड से खड़ा हो गया और भिड़ गया और जैसे ही एंडर हमला करने वाला था, एक बंदूक निकली और उसके सिर पर तन गई। बंदूक चलाने वाली फ्रैंक की एक्स वाइफ लिसा थी, जो जिंदगी की मुश्किलों की वजह से बहुत पहले अलग हो गई थी और फायर डिपार्टमेंट में काम करती थी और आखिरी फ्लाइट छूट जाने की वजह से शहर में फंस गई थी। जब दोनों एंडर को स्टेशन ले गए तो लिसा ने देखा कि फ्रैंक की दादी और छोटा भाई भी वहां मौजूद थे। वे बातों में इतने मशगूल थे कि उन्होंने एंडर की बात पर ध्यान नहीं दिया, जो बार बार कह रहा था, देख लेना। उसी वक्त कई मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। दो आदमी इस बात पर बहस कर रहे थे कि आज रात लड़की किसके घर रुकेगी। तभी अचानक उनमें से एक को किसी चीज ने खींच कर ले लिया और उसका साथी जब उसकी कॉल का जवाब नहीं मिला तो देखने लगा कि हुआ क्या है। फ्रैंक ने देखा कि एंडर कुछ नहीं बोल रहा तो सोचा कि अभी 1 महीना बाकी है और कहा, अगर तुम अंदर रहना चाहते हो तो रहो। लेकिन एंडर ने नफरत भरी नजर से देखा और अचानक हेलन ने कहा कि कंप्यूटर का सिग्नल चला गया है। फ्रैंक ने पूछना चाहा कि क्या हुआ, तभी फोन लाइन कट गई। उनकी बातचीत सुनकर एंडर बोला, जो होने वाला है उसे तुम संभाल नहीं सकते। पहले तो सबको लगा कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। फ्रैंक कपड़े पहनकर बाहर देखने ही वाला था कि एंडर ने कहा कि तुरंत खिड़कियां बंद करो और छिप जाओ, क्योंकि वे उसे लेने आ रहे हैं। सब हैरान रह गए। उन्हें लगा एंडर का दिमाग खराब है, लेकिन जल्दी ही शहर की बिजली चली गई और सबको जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ा। क्या हो रहा है ये जानने के लिए फ्रैंक दोपहर में सिग्नल स्टेशन गया तो वहां खून का तालाब देखा। पास जाकर देखा तो ओल्ड वाइट के सिर्फ कुछ टुकड़े बचे थे। ये देखकर वो डर गया। खुद को संभालकर उसने तुरंत अलार्म बजाया और लोगों को घर लौटकर दरवाजे खिड़कियां बंद करने की चेतावनी दी। कुछ अनजान लोग अभी भी टीवी देख रहे थे। तभी शोर सुनकर एक राक्षस अंदर घुस आया। जॉन की पत्नी को तुरंत उठा लिया गया और जॉन ने अपनी शॉटगन निकालकर गोली चला दी। राक्षस बहुत ताकतवर था। जॉन न सिर्फ उस पर हावी नहीं हो पाया, बल्कि उसके चेहरे पर खरोंच भी आ गई। दृश्य बदला और एंडर ने जैक को उकसाया। किस्मत से फ्रैंक समय पर पहुंच गया। उसने जैक के हाथ पर वार किया और गुस्से में उसे हथकड़ी लगा दी। उन्होंने ओल्ड बाई की मौत और उस लोगों के बारे में पूछा जिनका उसने जिक्र किया था। एंडर ने सिर्फ इतना कहा कि सब बर्बाद हो चुके हैं। शहर के लोगों को बचाने के लिए फ्रैंक ने टीम के दूसरे मेंबर को ढूंढने का सुझाव दिया और दोनों तुरंत उसकी जगह पर पहुंचे। रास्ते में फ्रैंक को कुछ गड़बड़ लगी। कार से बाहर निकलते ही उन्हें दूर से दहाड़ सुनाई दी। उत्सुकता में उन्होंने दूरबीन से देखा तो जो देखा उससे वे सन्न रह गए। होश में आकर फ्रैंक ने कार में वापस जाने को कहा। जैसे ही वे लौटने लगे, एक राक्षस ने मौका देखकर छत पर चढ़कर हमला कर दिया। वो जीव इतना ताकतवर था कि कार उसका सामना नहीं कर पाई। फ्रैंक ने उस पर गोली चलाई और उसकी अजीब चीख सुनकर दोनों को यकीन हो गया कि वो इंसान नहीं है,
किस्मत से लिसा ने उसे झटक दिया और पुलिस स्टेशन वापस भाग गए। शहर में घुसते ही उन्होंने देखा कि स्टेशन तबाह हो चुका था। लगता था राक्षसों के एक ग्रुप ने हमला किया है। तभी वॉकी टॉकी से एंडर की डरावनी हंसी सुनाई दी। हेलेन और जेरहे के स्टेशन में होने की याद आते ही दोनों वापस दौड़े। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि जेरहे और हेलेन गायब हैं और जमीन पर खून का गड्ढा है। फ्रैंक गुस्से में एंडर के पास गया और पूछा क्या हुआ। उसने जवाब दिया कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है और उससे उसे मारने की भीख मांगी। लिसा के समझाने पर फ्रैंक शांत हुआ और उदास होकर बाहर चला गया। इस समय तक करीब 20 राक्षस शहर में आ चुके थे। वे भयानक नरसंहार कर रहे थे और लोगों की बंदूकों से बिल्कुल नहीं डरते थे। उल्टे जितना हमला होता वे उतना ही ज्यादा पागल हो जाते। भागते हुए फ्रैंक और लिसा उसी पब में जा पहुंचे जहां एंडर को गिरफ्तार किया गया था। फ्रैंक को अपना भाई जिंदा मिला, लेकिन बदकिस्मती से हेलेन को राक्षस खा चुके थे। शांत होकर उन्हें एहसास हुआ कि वहां रहना सुरक्षित नहीं है। भीड़ में एक इमिग्रेंट लड़की ने बताया कि उसके पड़ोसी के पास एक अटारी है जिसमें छिपी हुई सीढ़ी है। सबको वहां पहुंचाने के लिए फ्रैंक और लिसा ने बाहर जाकर राक्षसों का ध्यान भटकाने का फैसला किया। हालांकि कुछ 100 मीटर चलने के बाद ही कार फिसलने लगी। पता चला राक्षसों ने कार को उठा लिया था। जैसे ही दोनों मुसीबत में फंसे, ड्रू एक बुलडोजर लेकर आ गया। कई राक्षसों को मारकर उसने एक ट्रक स्टार्ट किया और फ्रैंक लिसा को बचा लिया। अजीब बात यह थी कि राक्षसों के लीडर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता था वो कुछ प्लान बना रहा है। जल्द ही वे तीनों अटारी पर पहुंच गए। नीचे उतरने पर पता चला कि बाकी लोग भी आ चुके हैं। फ्रैंक ने एक प्लान बनाया। उनके पास शहर का ज्ञान और ठंड की आदत 2 फायदे थे। उन्हें बस खाना बांटकर इंतजार करना था। जब बर्फीला तूफान आएगा तो वे तेल पाइपलाइन की तरफ भागेंगे और जमीन के नीचे छिपकर 1 महीना गुजार सकते हैं। दृश्य बदलता है और राक्षसों का लीडर एंडर को ढूंढ लेता है। ये देखकर कि वो अब किसी काम का नहीं है, उसे बेरहमी से मार डालता है। इस बीच अटारी में छिपे ग्रुप को बाहर आवाजें सुनाई दी। लिसा ने खिड़की से देखा तो राक्षसों को घर घर ढूंढते पाया। सब डर गए, लेकिन बर्फीला तूफान अभी नहीं आया था, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। 7वें दिन राक्षसों के लीडर ने देखा कि ज्यादातर लोग नहीं मिल रहे, तो उसने एक औरत को चारे के तौर पर सड़क पर छोड़ दिया। फ्रैंक जानता था कि ये जाल है। उन्होंने छिपकर देखा कि औरत को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। इसी बीच फ्रैंक ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। पास जाकर देखा तो जॉन था, जो अभी भी जिंदा था। जोश में फ्रैंक ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने ऊपर देखा और महसूस किया कि उसे वायरस हो गया है। डरकर वो पीछे हट गया। जॉन पूरी तरह पागल हो चुका था। फ्रैंक ने सबकी सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी से जॉन की जान ले ली और थका हुआ सो गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी चुपचाप सीढ़ी खोलकर नीचे चला गया। लिसा ने शोर सुना और उसके पीछे गई। उसके बेटे ने भी शोर सुना और नीचे आ गया। बूढ़े ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। उसे बाथरूम ले जाया गया, लेकिन उसने मौका देखकर खिड़की से भागने की कोशिश की। जब आइजेन ने दरवाजा खोला और उसे गायब पाया तो वो ढूंढने बाहर भागा। लिसा ने रोकना चाहा, लेकिन धक्का लगा और वो गिर गई। शोर से फ्रैंक जाग गया। देखा कि सब गायब हैं, तो कुल्हाड़ी लेकर नीचे आया। लिसा ने सब कुछ बताया। तभी एक राक्षस आया, दरवाजा खोला और गंध का पीछा करने लगा। किस्मत से बाहर से आवाज आई और राक्षस भाग गया। आवाज आइजेन की थी, जो अपने पिता को ढूंढ रहा था। बदकिस्मती से उसे पिता नहीं मिला और उसकी आवाज ने राक्षसों को अपनी ओर खींच लिया। फ्रैंक और लिसा ऊपर लौटे, तभी एक और राक्षस छत पर चढ़ाया। शोर सुनकर सब अलर्ट हो गए। फ्रैंक ने राहत की सांस ली जब राक्षस चला गया। बाहर भारी बर्फ गिर रही थी। फ्रैंक जानता था कि अब पाइपलाइन की ओर जाने का समय आ गया है। जल्द ही बर्फबारी शुरू हुई और उन्होंने मौका देखकर बाहर निकलने का फैसला किया। पहले सुपरमार्केट जाकर खाना इकट्ठा करना था। सभी सावधानी से अंदर गए, लेकिन सामान इकट्ठा करते समय एक हल्की चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि एक म्यूटेटेड लड़की अपनी मां को खा रही है। लड़ाई के बाद उन्होंने लड़की को दीवार से सटा दिया। जैक ने कुल्हाड़ी उठाई और उसे खत्म कर दिया। इस समय तक बर्फबारी रुक चुकी थी, जिसका मतलब था कि बाहर जाना खतरनाक है। बचने के लिए लिसा को एक तरीका सूझा। उसे लगा कि राक्षस धूप से डरते होंगे, नहीं तो वे बिजली की लाइनें नहीं काटते। हेलन के घर पर मारिवाना उगाने के लिए इस्तेमाल किए गए यूवी लैंप काम आ सकते थे। फ्रैंक मान गया। उसने कहा कि वो ध्यान खींचेगा और जनरेटर चालू करेगा, जबकि लिसा बाकी लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाएगी। फ्रैंक चिल्लाता हुआ बाहर भागा और राक्षस उसके पीछे पड़ गए। खुशकिस्मती से उसने जनरेटर चालू कर दिया। लिसा और दूसरे लोग जाने में कामयाब रहे, लेकिन एक राक्षस ने उन्हें देख लिया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी पुलिस स्टेशन भाग गए। इस बीच फ्रैंक हेलन के घर पहुंचा और यूवी लैंप लेकर दरवाजे पर छिप गया।
जल्द ही राक्षस वहां आ गए। लीडर औरत सबसे पहले अंदर घुसी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, फ्रैंक ने यूवी लाइट उस पर डाली। फ्रैंक ने कंफर्म कर लिया कि वे अल्ट्रावायलेट लाइट से डरते हैं। पावर कॉर्ड काटने के दौरान उसने मौका पकड़ा और पुलिस स्टेशन की ओर भाग गया। लीसा ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि फ्रैंक भाग निकला है। बातचीत के दौरान ड्रू ने वॉकी टॉकी उठाई और फ्रैंक को बुलडोजर की ओर दौड़ने को कहा। ड्रू ने बुलडोजर को राक्षसों की ओर बढ़ाया, उनमें से कुछ को एक घर में फंसाया और खुद को बलिदान करके सभी को उड़ा दिया। उसकी बदौलत फ्रैंक पुलिस स्टेशन वापस पहुंच गया, लेकिन अंदर जाते ही एक बूढ़े आदमी ने बताया कि उसे सुपरमार्केट में एक छोटी लड़की ने काट लिया है। उसने कहा कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसने फ्रैंक से उसकी जान लेने को कहा। फ्रैंक उसे इंटरोगेशन रूम में ले गया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। वे पोलर नाइट के 27वें दिन तक पुलिस स्टेशन में छिपे रहे। उस दिन फ्रैंक ने सड़क के उस पार से किसी को इशारा करते देखा। खंबे के पास जाकर देखा तो वो उसका टीममेट नाइस था। वो और लीसा बाहर गए। नाइस ने बताया कि उसने अपने परिवार को इसलिए मार डाला ताकि वे बाहर न मरे। उसने खुदकुशी के बारे में सोचा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फ्रैंक को बहुत गुस्सा आया। शांत होने के बाद वे नाइस को स्टेशन ले गए, लेकिन लौटने पर पाया कि सभी लोग जा चुके थे। फ्रैंक को एहसास हुआ कि वे शायद तेल पाइपलाइन के पास गए हैं। बाहर बर्फीला तूफान देखकर तीनों भी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। बदकिस्मती से रास्ते में ही तूफान रुक गया और उन्हें एक घर के नीचे पनाह लेनी पड़ी। जैसे ही वे आराम करने लगे, एक छोटी लड़की सड़क पर आ गई। ये देखकर लीसा से रहा नहीं गया और वो बच्ची को बचाने बाहर भागी। एक राक्षस ने इशारा किया और दूसरे राक्षस आ गए। फ्रैंक ने लीसा और दूसरों के लिए समय बचाने के लिए बाहर जाकर राक्षसों का ध्यान भटकाने का फैसला किया। नाइस भी उसके साथ गया। राक्षस आते ही नाइस भाग गया और फ्रैंक भी भागने लगा। पीछा करते हुए वो तेल पाइपलाइन तक पहुंच गया और बाकी ग्रुप को ढूंढ लिया, लेकिन लीसा, लड़की और नाइस नहीं थे। तभी नाइस लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा और उसके पीछे एक राक्षस था। जैसे ही उसने साथियों को आवाज लगाई, राक्षस ने हमला कर दिया। फ्रैंक ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन राक्षस के सामने वो कमजोर साबित हुआ। लड़ाई के दौरान नाइस उठ खड़ा हुआ और राक्षस को श्रेडर में धकेल दिया, जानते हुए कि वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। उसने फ्रैंक से उसे जल्दी मारने की गुजारिश की। फ्रैंक ने कुल्हाड़ी से नाइस की हत्या कर दी। शांत होकर उसने लिसा को वॉकी टॉकी पर फोन किया। लिसा ने बताया कि वो और लड़की तेल पाइपलाइन के सामने एक कार के नीचे छिपी हैं और राक्षसों से घिरी हुई हैं। राक्षसों ने देखा कि वे सबको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उन्होंने तेल पाइपलाइन काट दी और उसमें आग लगा दी। आग लिसा के पास पहुंचने वाली थी। अगर वो बाहर भागती तो मर जाती और अगर फ्रैंक बचाने जाता तो अंदर के लोग खतरे में पड़ जाते। इस मुश्किल में फ्रैंक ने एक फैसला लिया। उसने जैक से कहा कि जैसे ही राक्षसों का ध्यान भटके, लिसा को वॉकी टॉकी से भागने का इशारा करे। फिर उसने एक सिरिंज ली और नाइस का खून निकाला, ये याद करते हुए कि संक्रमित लोगों में पहले आधे घंटे तक इंसानी चेतना बनी रहती है। उसने नाइस का खून अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। वायरस के हमले के साथ ही फ्रैंक की आंखें काली हो गई। उसने अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। राक्षसों को अपनी ओर देखते हुए जैक ने लिसा को इशारा किया और वो बच्चे के साथ भाग गई। राक्षसों के लीडर ने देखा कि फ्रैंक उनकी अनुमति के बिना उनके साथ शामिल हो गया है, तो उससे लड़ने लगा, लेकिन आधा इंसान आधा लाश बना फ्रैंक उसका मुकाबला नहीं कर पाया और बुरी तरह पिट गया। जैसे ही राक्षस उसे मारने वाला था, तभी फ्रैंक में अचानक असाधारण ताकत आ गई और उसने एक ही घूंसे में राक्षस के लीडर को मार डाला। अपने लीडर को मरता देख बाकी राक्षस डर गए और भाग खड़े हुए। उसी वक्त आसमान के काले बादल छट गए, जिसका मतलब था कि 30 दिन की लगातार रात खत्म हो चुकी है। कहानी के अंत में फ्रैंक और लिसा शांति से समुद्र किनारे बैठे हैं। सूरज निकलते वक्त वे दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। सूरज की रोशनी पड़ते ही फ्रैंक लिसा की गोद में सिर रखकर हमेशा के लिए मर जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।